Assalamu alaikum beta. This is Khalid Bashir. Today we will start with the third session, and in this third session we will discuss addition of vectors. In this addition of vector segment, technically I will try to cover the whole requirement for the pre-entry test. So I'm starting this concept with the basic definition, basic description कि एडिशन ऑफ वेक्टर आखिर में है क्या और इसको हम किस तरह से सोचते हैं. फॉर दैट पर्पस अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ए ड्रॉ करूं, दिस इज माय वेक्टर ए, और ये वेक्टर मेरा बी आ गया, देन इट्स वेक्टर सी. तो you know that from the tail of the first vector to the head of the last vector, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज कलर में, that is your resultant vector. तो इस पिक्टोरियल, इस डायग्राम में हमने क्या सीखा है? हमने ये देखा कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आता है? एक सिंगल वेक्टर आता है. ठीक है, ये हाइलाइटेड येलो कलर में आपको नजर आ रहा है. इफ वी ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स, और रिजल्ट क्या आता है? एक सिंगल वेक्टर आ जाता है. यानी जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, आप हेड एंड टेल रूल से एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल को प्लेस करते जाएं और आप उन सबको देख सकते हैं, और आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है. तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस केस में जो मैंने यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कराया है, ये मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ब्लूइश शेड कर रहा हूँ. तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? बेटा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ए, बी और सी, ये रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होगा? शो कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ, whenever we add vectors, what's the outcome? We get a single vector. अच्छा, इसको other way around सोचें. Whenever we subtract two or more than two vector, the result is a single vector. Whenever you multiply two vectors, what you get a single vector. तो इसका मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को डिफरेंट, अगर वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर के तीन ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो आप जब इनको परफॉर्म करते हैं, यू ऑलवेज गेट अ सिंगल वेक्टर. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो स्केलर भी हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा फोर्थ सेशन होगा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपने सीख लिया. ये मैंने बजाय एमसीक्यू लिखने के मैंने इसको डिफाइन कर दिया. तो व्हेनेवर यू convert two or more than two vectors into a single vector, that single vector is called resultant vector, and that resultant vector basically shows or obeys the properties of all those vectors whose part is that resultant vector. तो ये हमने लास्ट सेशन में मैंने आपको ये कंपोनेंट की टर्म में भी समझाने की कोशिश की थी. बहरहाल वो हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा. तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर ऑपरेशन से आपके पास एक सिंगल वेक्टर आता है, एंड यू कॉल दैट सिंगल वेक्टर एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. और जो आज की हमारी टास्क है, इसमें हम वेक्टर्स को ऐड कह लें, सब्ट्रैक्शन कह लें. बेसिकली ये बात याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, तो ये आपने बात यहाँ पे याद रखी. अब मैं यहाँ पर एक और पिक्टोरियल फॉर्म को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा. एक और सिचुएशन है जो सेट में या
GIK में, AKU में, इनमें इस तरह की सिचुएशंस के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने डिस्कस किए, उन्होंने हमसे शेयर किए। तो हम आपको ये सिचुएशन, एक तो पहले तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उस डायग्राम में मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये मेरा वेक्टर A है, ये मेरा वेक्टर B है और ये मेरा वेक्टर C है। ये तीन वेक्टर्स हैं। मैंने हेड एंड टेल रूल से इनको ड्रॉ कर लिया है। नाउ आई एम ड्रॉइंग द रिजल्टेंट। ये फ्रॉम द हेड ऑफ द फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये आपको टीचर्स ने याद कराया हुआ है। तो आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, ये सबको इन बातों का पता है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट साइंस नहीं है। मैंने अभी भी इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ की थी। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। आपको स्क्रीन पे दो पर्पल सर्कल नजर आ रहे हैं। अगर आप इन सर्कल्स को जूम करके सोचते हैं, अगर मैं इसको जूम करूं तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि A का टेल हेड है और B का टेल है, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जहां पर भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए जहां पर आपके पास हेड और टेल कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो टेक्निकली इसका मतलब होता है प्लस। ये हेड और टेल का मतलब है प्लस। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप B और C को सोचे तो यहां पर इसका मतलब भी प्लस है। ठीक है, जब भी आप किसी डायग्राम वाले MCQ को देखें और उस MCQ को देखकर आपने कैसे सोचना है, जहां पर भी हेड और टेल आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे तो उसका मतलब होगा एडिशन। इस तरह के जो AKU के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने प्रैक्टिस शीट में ऐड किए हुए हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस शीट आपको समझाऊंगा तो उस वक्त मैं इन क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगा। वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के यानी A लेवल्स के एग्जामिनेशन से क्वेश्चन से मैच करते हुए क्वेश्चंस हैं जो वहां पे वो उन्होंने दिए थे। तो यहां पर अगर मैं हाईलाइट करूं तो हेड और टेल आपस में मिल रहे हैं। व्हेनेवर हेड एंड टेल आर देयर, आपके जहन में फौरी तौर पे क्या फ्लैश होना चाहिए? आपके जहन में फ्लैश होना चाहिए कि इधर इसका मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा हो गया? प्लस। अब बेटा यहां सोचते हैं, अब मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर का सर्कल ड्रॉ किया। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहां पर अगर मैं इसको अगर हाईलाइट करूं, येलो में हाईलाइट कर रहा हूं, और यहाँ की खासियत आपको क्या नजर आ रही है? यहाँ की खासियत आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर दोनों आपको हेड मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर भी दो हेड्स मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा इक्वल टू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू के साइन को। अगर मैं इस डायग्राम को जूम आउट करूं और हम इसको दोबारा से इसको सोचें और इस डायग्राम को एग्जामिन करें तो अब आपको ये तीन वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। और मैं अगर आपको बोलूं बेटा हम जो है इनकी अगर इक्वेशन सोचें तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बनेगी? अब हम वो इक्वेशन सोचते हैं। वेक्टर A, उसके बाद ये प्लस का साइन आ गया, ये B के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये C का साइन आ गया, ये भी प्लस हो रहा है, आप देख लें यहां पे। उसके बाद ये आपके पास इक्वल टू है, ये इक्वल टू आ गया वेक्टर R। तो इस टाइप के MCQs आते हैं, आपको एक डायग्राम दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली डिस्क्राइब्स द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देने के बाद या आपको डायग्राम देकर एक्सप्रेशन फाइंड कराई जाती है। तो ये दोनों काम मैंने प्रैक्टिस शीट में आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाए। ठीक है, आई होप इसमें हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जहां पर भी हेड और टेल कनेक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब आपने ये कंसीडर करना है कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन का है, प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद जहां पर दो हेड्स मीट कर रहे हो वहां पर आपने कहना है कि यहाँ पर आपके पास इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहाँ पे मैं एक
डिफरेंट सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैं यहां पर 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये वेक्टर है, फर्ज करते हैं F1, ये फोर्स 1 है। ये वेक्टर है F2, ये फोर्स F2 है। और ये मेरे पास जो वेक्टर है, ये वेक्टर है F3। तो अगर हम आपको कहें बेटा, आप जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपसे शेयर किया है, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करें, तो आपने कहा यार F1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ हेड और टेल मिल रहे हैं। ये आपके पास प्लस का साइन आ गया, यहां भी हेड एंड टेल मिल रहा है। F3 फोर्स को देखें तो ये भी प्लस का साइन आ रहा है, यहां पर भी हेड और टेल मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा आप इसकी इक्वेशन सोचें, तो आप कहेंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3, रिजल्टेंट क्या है इधर? 0। आपके पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है? रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है 0, यानी ये आपके पास 0 वेक्टर आ गया। 0 वेक्टर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो यहां पर इस सिचुएशन के अंदर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल आ गया? नल वेक्टर के इक्वल आ गया। किसी भी सिस्टम पे जब फोर्सेस एक्ट करें और उन सब फोर्सेस का सम नल वेक्टर के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि वहां पर ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को बेटा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेट फोर्स। रिजल्टेंट को फोर्सेस की टर्म में नेट फोर्स कहते हैं। और न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। हमारे जहन में एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम पे जब फोर्स एक्ट करती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो हम हायर लेवल पे तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन जिस चाइल्डिश लेवल पे आप लोग हैं, यहां पर हम सोचते हैं कि हम उस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एक्चुअली नेट फोर्स है। जब रिजल्टेंट आपके पास 0 होगा, तो आपके पास जब रिजल्टेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और आपको ये पता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें एक्सेलरेशन 0 होती है, उस स्टेट को आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने एक एमसीक्यू आपको सिखा दिया। क्या एमसीक्यू सिखाया मैंने आपको? मैंने आपको सिखा दिया कि यहां पर इसको वर्ड्स में, एमसीक्यूज की ऑप्शन में हम कहते हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन फोर्सेस की पॉलीगॉन होती है, क्लोज्ड पॉलीगॉन। इसको कुछ यूनिवर्सिटीज के एमसीक्यूज में क्लोज्ड पॉलीगॉन कहा गया है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको क्लोज ट्राइंगल भी कहा जाता है। बात एक ही है, परेशान नहीं होइएगा। तो जब भी फोर्सेस या 3 वेक्टर्स इस तरह से ऐड हो कि वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहे हो या क्लोज ट्राइंगल बना रहे हो, तो आप कहेंगे कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, वहां पर एक्सेलरेशन आपके पास 0 है। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर कंपैरिजन करें कि आपके पास जो 2 डायग्राम्स हमने ड्रॉ की हैं, इन 2 डायग्राम्स को अगर मैं आपको बोलूं बेटा आप एग्जामिन करें, तो आपके पास जो एग्जामिन में, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो बेटा यहां पर आपके पास, यहां पर इस क्लोज्ड पॉलीगॉन के केस में रिजल्टेंट 0 है, और यहां पर ये रिजल्टेंट है वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इसको एमसीक्यूज की ऑप्शन में क्या कहते हैं? ओपन पॉलीगॉन। इसको एमसीक्यूज की ऑप्शन में ओपन पॉलीगॉन कहता है एग्जामिनर। तो जब भी फोर्सेस का सिस्टम ओपन पॉलीगॉन देगा तो वहां रिजल्टेंट होगा, और वहां पर एक्सेलरेशन भी होगी, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी।
जब भी आपके पास रिजल्टेंट जीरो होगा यानी क्लोज्ड पॉलीगॉन होगी, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और वो सिस्टम में एक्सीलरेशन जीरो होगी। तो पहले फेज में मैंने आपको क्लोज्ड पॉलीगॉन और ओपन पॉलीगॉन से इंट्रोडक्शन करा दिया। इसके एमसीक्यूज आते हैं वेक्टर्स के चैप्टर में, इक्विलिब्रियम को मर्ज करके दे देते हैं नस्ट में, और क्योंकि जो आपके पास फेडरल बोर्ड है और पंजाब बोर्ड है वहां पर आपके पास ये वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम को एक साथ पढ़ाया जाता है। हम ए लेवल्स में भी एक साथ ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंध में जो मैंने खुद भी यही बोर्ड पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों ने जो है इनको अलग अलग पढ़ा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, जिस तरह से भी आपको मिले। तो अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या किया, हम इसको फिर से सोचते हैं। हमने सबसे पहले स्टेप वन व्हाट आई डिड, आई डिफाइंड, मैंने डिफाइन किया कि भाई मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के केस में मैंने आपको समझाया कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो वो एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस सिंगल वेक्टर को आप कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। वो रिजल्टेंट वेक्टर जितने भी आपके पास वेक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होता है, एस्टेब्लिश कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, ओबे कर रहा होता है। तो यहाँ पर ए बी सी वो वेक्टर्स थे और रिजल्टेंट था आर। तो रिजल्टेंट आर इन तीनों की प्रॉपर्टीज को कंटेन कर रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया, ज्योमेट्रिकली आपको डायग्राम्स अगर मिल जाएं तो उस तरह की सिचुएशंस में आपने वेक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, ये बात मैंने आपको सिखाई। और इसमें मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी हेड और टेल, जैसे मैंने अभी शेड किया येलो कलर का, जब भी हेड और टेल आपस में कनेक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब होता है प्लस, और जहां पर ये मैं शेड कर रहा हूं येलो, जहां पर दो हेड्स मीट कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा इक्वल टू। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर कंसीडर की हुई है, यहाँ पर ए में मैंने बी को ऐड किया है और बी के साथ सी को ऐड किया है, और ये इक्वल है रिजल्टेंट वेक्टर आर के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये जो तीन वेक्टर्स की जो डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है, ये तीन वेक्टर्स की डायग्राम में हमारे पास रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आ रहा है यहाँ पे, और यहां पर आपके पास रिजल्टेंट जीरो नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया जब भी बेटा ओपन पॉलीगॉन होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, उसकी रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स जीरो नहीं होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी। मैं चाहता तो मैं ये सारे एमसीक्यूज बना लेता और एमसीक्यूज बनाकर आपसे क्वेश्चंस करता, उस पर हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि हमने किसी और डायमेंशन पे आज काम करना है। तो ये जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ तो हम दोबारा से इन चीजों को सोच लेंगे एक दफा, इसको कुछ टाइम दे देंगे। इसी तरह से मैंने आपको सिखाया क्लोज्ड पॉलीगॉन का मिनिमम 3 फोर्सेस चाहिए होती है किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3 फोर्सेस चाहिए आपको और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो रिजल्टेंट आपके पास जीरो है, नेट फोर्स आपके पास क्या आ रही है बेटा, जीरो आ रही है, एक्सेलरेशन आपके पास जीरो। अभी तक की हमारी डिस्कशन ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं जो है इसको आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा बेटा मैंने कोशिश करता हूँ कि ज्यादा थ्योरेटिकल काम ना हो, ज्यादा क्वेश्चंस जो है हम हैंडल करें, क्योंकि मेरा पर्सनली अपना ओपिनियन ये है कि आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। जब आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपके पास जो है थ्योरेटिकल काम कम और मैथमेटिकल काम या एनालिटिकल क्वेश्चंस, एनालिसिस करने वाले क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टच देना था, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 2 मेथड्स आपको बता दिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। 2 मेथड कौन से हैं बेटा, 2 मेथड्स में अगर आप सोचते हैं तो पहला मेथड आपके पास आता है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड आता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड कौन सा होगा बेटा, जिसमें आप फॉर्मूलाज, इक्वेशंस को यूज करते हैं, और ग्राफिकल मेथड जो आपने मैट्रिक में यूज किया, आप ग्राफिकली वेक्टर्स को ड्रॉ करते थे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, ठीक है, या
ट्रायंगल रूल या हेड टू टेल रूल को आप यूज करके वेक्टर्स को ऐड किया करते थे। अब इस ग्राफिकल मेथड से एमसीक्यू क्या बनता है? मैंने एमसीक्यू दोबारा नहीं बनाया, बल्कि मैंने यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। और वो मैंने क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये अगर आप देखें, मैं सर्कल बना रहा हूं। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, ग्राफिकल मेथड इज लेस एक्यूरेट, मोर इंफॉर्मेटिव। एक्यूरेट क्यों लेस है? आपने खुद मैट्रिक में इसको प्लॉट किया हुआ है, ड्रॉ की हुई डायग्राम्स, तो आपको खुद आइडिया है कि एंगल मेजर करते हुए एरर हो जाती थी। 5 सेंटीमीटर की लाइन बना रहे हैं तो हो सकता है 5.1 की ड्रॉ हो जाए, और इस तरह से बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आ जाते थे। तो एक्यूरेसी, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट बहुत कम आता था, करीब करीब आता था, और इंफॉर्मेशन ज्यादा क्या होती थी, हम ग्राफिकली हर वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उससे हमें उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही होती। तो एमसीक्यू क्या बना, अगर आपको कहा जाए इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, द मेथड विच इज लेस एक्यूरेट, तो आप कहेंगे वो ग्राफिकल मेथड है। द मेथड विच इज मोर एक्यूरेट, वो कौन सा मेथड है? वो एनालिटिकल मेथड है। तो एनालिटिकल मेथड में कौन सी ऐसी खास बात है? तो एनालिटिकल मेथड की खास बात यह है कि इसमें आप बजाय इसके कि आप वेक्टर्स को ड्रॉ करें, मैं इसको शेड करता हूं एनालिटिकल वाला जहां मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, बजाय इसके कि आप वेक्टर को ड्रॉ करें, आप क्या करते हैं, यू सिंपली प्लेस द वैल्यूज, आप वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। अब इसमें लेस इंफॉर्मेटिव कैसे? लेस इंफॉर्मेटिव इस तरह से है कि आपके जहन में उस वेक्टर की कोई ओरिएंटेशन ही नहीं होती, वो आपके लिए सिंपल एक नंबर्स होते हैं, आप उन नंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, फार्मूलाज में पुट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से आपने एक, मैंने एमसीक्यू आपको सिखाया इस डिस्क्रिप्शन में कि आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दो मेथड हैं, एक आपके पास ग्राफिकल मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में आप पैरेललोग्राम रूल और हेड टू टेल रूल को यूज करते, ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, ये लेस एक्यूरेट, मोर इंफॉर्मेटिव होता है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद एनालिटिकल मेथड में आप कोसाइन और साइन रूल्स यूज कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप उससे क्या फाइंड करते हैं, उससे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। आपको पता है कोसाइन रूल से आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं, दो वेक्टर्स को सम करके, साइन रूल से डायरेक्शंस निकाल रहे होते हैं। या अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो तो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को यूज करते हैं। यानी अब ये भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये चीज भी मैं दोबारा से दोनों के बारे में समझा देता हूं कि साइन और कोसाइन रूल आपके पास टू वेक्टर्स एक वक्त में ऐड करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, ट्रायंगल्स बन रही होती हैं तो दो वेक्टर से बनते हैं, तीसरी साइड ट्रायंगल की जो होती है वो रिजल्टेंट होती है, इसलिए ये ट्रायंगल मेथड में यूज होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आपका हेड टू टेल रूल से ड्राइव किया जाता है, और इसमें आप फार्मूलाज के अंदर आप एडिशन करते हैं, यानी जितने एक्स कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जितने वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद आप tan थीटा को यूज करके आप क्या करते हैं, आप डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करें। ये आपने काम थ्योरी में किया हुआ है, तो अगर किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर डिस्कस कर लेगा, तो मैं उसको समझा दूंगा। वैसे थ्योरी की क्लास में आपने किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रैच से दोबारा से सोचते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर के बेटा कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, पैरेललोग्राम रूल, एक वक्त में सिर्फ दो वेक्टर्स को ग्राफिकली अगर ऐड करना हो तो पैरेललोग्राम रूल और हेड टू टेल रूल दोनों यूज हो सकते हैं, और एक वक्त में दो से ज्यादा वेक्टर्स को, ज्यादा वेक्टर्स को आपने ऐड करना हो तो हेड एंड टेल रूल को आप यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल आपको इसकी लिमिटेशंस पता लग गई पैरेललोग्राम रूल की। हेड टू टेल रूल में आप इनफिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये सिस्टम लेस एक्यूरेट है और इससे आपके पास मोर इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद एनालिटिकल मेथड को अगर बेटा आप सोचते हैं तो इसमें आप कोसाइन और साइन रूल से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेते हैं अगर दो वेक्टर्स हैं। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास हो तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, उस सूरत में आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को यूज करते हैं और उससे आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं।
तो ये आपके पास जो है अभी तक की डिस्क्रिप्शन जो है उसको अगर हम सोचें तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ड्राइव हो रहा है। तो इससे मैंने आपको टाइप्स ऑफ कितने मेथड्स हैं वेक्टर्स को ऐड करने के वो डिफाइन कर दिए। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है हमें।